नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सब्जेक्ट क्या है? हाल फिलहाल आपने सुना रहेगा, भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल यात्रा पे जा रहे हैं और चाइना को बहुत बुरा लगा है। चाइना बोलती है कि भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे? क्योंकि चाइना के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश ये चाइना का हिस्सा है। अब सवाल यह आता है, अचानक से चाइना को ये इशू वापस उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके जस्ट 2-3 दिन पहले जब चाइना ने ये इशू निकाला, उसके जस्ट 2-3 दिन पहले भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पे जो तनाव है उसे कम करने के लिए दोनों तरफ से अपनी अपनी आर्मी पीछे हटाने के लिए डी एस्केलेशन टॉक्स चल रहे थे, लेकिन वो टॉक्स फेल हो गए बिकॉज चाइना चाहती थी कि हम पीछे हटें और भारत ने पूरी तरह से इस बात का इनकार किया। यहां तक कि चाइना को यह स्टेटमेंट देना पड़ा कि भारत 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऑब्वियसली हमारी जमीन, हमारा देश, हम क्यों पीछे हटे? ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक धमकियां दी डाली कि भारत के इस रवैये की वजह से चाइना बहुत नाराज है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब इन शॉर्ट, क्या चाइना वॉर चाहता है? और अगर चाहता है तो अचानक से ऐसे क्या हुआ कि चाइना को ये रिएक्शन, इतनी एक्सट्रीम रिएक्शन देने की नौबत आ पड़ी? तो आज का विषय यही है कि व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड चाइनास फ्रस्ट्रेशन। क्या चाइना सचमुच वॉर चाहता है या फिर एक गीदड़ धमकियां हैं सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए? मैं आपको पूरे इनसाइड डिटेल्स आज दूंगा कि आज चाइना की यह हालत क्यों हुई है। टू स्टार्ट विथ मैं इतना ही आपसे कहूंगा, चाइना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है और इस वक्त चाइना पूरी तरह से हारा हुआ है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। आप कहोगे शायद ये इंसान कुछ तो बेवकूफों जैसी बात कर रहा है, चाइना क्यों फ्रस्ट्रेट होगा? चाइना कहां हारा हुआ है? बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप अगर कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आज चाइना की पोजीशन क्या है। तो शुरू करें। सबसे पहली बात, चाइना अफगानिस्तान में आज की तारीख में फेल हो चुका है। चाइना अफगानिस्तान में आज की तारीख में फेल हो चुका है। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, पहले के वीडियोस देखे होंगे, तो देखिए मैंने आपने उसमें कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि चाइना को अफगानिस्तान में इंटरेस्ट क्यों है। अफगानिस्तान इज रिच विथ मिनरल्स और चाइना को इंटरेस्ट है उन मिनरल्स में, और इसलिए पाकिस्तान के साथ मिलके चाइना ने अपने गुलाम पाकिस्तान के साथ मिलके तालिबान के थ्रू अफगानिस्तान टेक ओवर कराया। लेकिन क्या मकसद सॉल्व हुआ? आज 2 महीने हो चुके। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान टेक ओवर किया। 2 महीने हो चुके। क्या चाइना का मकसद पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि ये 2 महीने में अभी तक किसी भी देश ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन नहीं दी है। यूरोपियन यूनियन हो, यूएस हो, रशिया हो, यहां तक कि पाकिस्तान की अभी तक हिम्मत नहीं हुई है तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने की। ईरान, यूएई, सऊदी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, फ्रांस, यहां तक कि अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किसी ने भी अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है।
चर्चाओं पे चर्चाएं होती रही है, आज भी हो रही है, लेकिन फिर भी नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला। लेकिन इसमें चाइना के दोनों टांगे फंस गई है। अब वो ना वहां से पीछे हट सकते हैं, ना वो आगे जा सकते हैं। और यही चीज मैंने आपको पहले वार्न की थी मेरे प्रीवियस वीडियोस में, कि चाइना इज ट्रैप्ड इन अफगानिस्तान। ये ट्रैप लगाया किसने था? ये ट्रैप ले डाउन किया था प्रेसिडेंट ट्रंप, नेतन्याहू, मोदी जी और पुतिन। और हम चाहते थे कि चाइना इसमें अपनी मर्जी से एंटर करे, और उन्होंने किया। आज वो वहां पे फंसे हुए हैं। रीजन नंबर 1। सेकेंड रीजन, चाइना को पता है उसका सबसे मेन कॉम्पिटिटर है भारत। एक भारत ही है जो चाइना का कोई भी वर्चस्व तोड़ सकता है, उसके सामने सर उठा के खड़ा रह सकता है, फिर वो ट्रेड हो या फिर वो मिलिट्री पावर हो। और इसीलिए भारत को घेरने के लिए चाइना ने जी तोड़ कोशिश की है। भारत के सराउंडिंग जितने कंट्रीज है, जितने देश है, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए चाइना ने बहुत कोशिश की है, लेकिन हर जगह पे आज उनको मुंह की खानी पड़ रही है। तो सेकेंड रीजन है श्रीलंका। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका इज एट रिस्क। श्रीलंका के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर राजापक्सा बहुत चाइना के गुलाम बन के घूमते थे, लेकिन आज वो भी रियलाइज कर चुके हैं कि चाइना ये किसी भी देश को सिर्फ और सिर्फ डेट ट्रैप में फंसा के रखती है। प्रोजेक्ट्स के बहाने ये लोग पैसे देंगे, लेकिन वो पैसे वो लोग इंटरेस्ट पे देंगे जो आप वापस नहीं चुका पाओगे। देन दे विल टेक द लीज ऑफ दीज पर्टिकुलर एसेट्स फॉर 99 ईयर्स, फॉर 500 ईयर्स, फॉर 999 ईयर्स, वॉटएवर। मतलब इन शॉर्ट वो एक एक करके आपको कर्जे के उस जाल में फंसा के आपके देश के सब इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स अपने पास गिरवी रखवाएंगे और फिर उसका पोजीशन लेंगे। चाइना के इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से श्रीलंका में इतना इकोनॉमी में प्रॉब्लम हुआ है कि राइट नाउ श्रीलंका को इकोनॉमी में फूड इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है। खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। श्रीलंकन रुपीस डॉलर्स के अगेंस्ट इतना गिर चुका है कि आज उन्हें इंपोर्ट्स भी बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। अब नौबत इस हद तक आ गई है कि श्रीलंका ने भारत के पास $500 मिलियन का लोन डिमांड किया है। तो राजापक्सा अपने खास दोस्त चाइना के पास न जाते हुए, जबकि चाइना ने खुद लोन देने के लिए तैयारी दिखाई थी, लेकिन फिर भी श्रीलंका हैड सेड नो टू दैट और उन्होंने भारत को रिक्वेस्ट की है कि हमें $500 मिलियन का यूएस डॉलर्स का लोन दीजिए ताकि हम इस इकोनॉमिक इमरजेंसी से निपट पाए। इतना ही नहीं, भारत के लीडिंग बिजनेस इंडस्ट्री अदानी ग्रुप ने 30 सितंबर 2021 को श्रीलंका में एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट टेक ओवर किया है। भले यहां पे बैठे बैठे अपने फेक फार्मर्स और उनकी आड़ में कम्युनिस्ट कांग्रेसीज अंबानी अदानी को बहुत गालियां देते हैं, जी भर के गालियां देते हैं, लेकिन किस तरह से पंतप्रधान मोदी जी अपने इन इंडस्ट्रियलिस्ट को यूज करके पूरे वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एसेट्स अपने पास ले रहे, कैसे अपने परराष्ट्र संबंध सुधार रहे, देखने वाली बात है। Adani Group has entered into an agreement with Colombo Ports to take over the strategically important Colombo Port. कोलंबो पोर्ट का वेस्टर्न टर्मिनल कंटेनर, जो पूरा का पूरा टर्मिनल है, वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, वो आज अदानी पोर्ट के पास आ चुका है, अदानी इंडस्ट्रीज के पास आ चुका है। और ये चाइना के लिए लेटेस्ट बहुत बड़ा झटका है, बिकॉज चाइना चाहती थी कि कोलंबो में वो अपना नेवल बेस बनाए, लेकिन अब उसका ऑपरेशन आ चुका है अदानी इंडस्ट्रीज के पास। रीजन नंबर 2, चाइना का फ्रस्ट्रेशन। रीजन नंबर 3,
नेपाल। नेपाल चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चाइना ने बहुत कोशिश की कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू, जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे ओली, केपी ओली, उनके थ्रू भारत को शह दे सके, भारत को प्रॉब्लम क्रिएट करवा सके। बिहाइंड द कर्टन्स बहुत सारी बातें हुई। प्राइम मिनिस्टर ओली अल्टीमेटली फिर बाद में चाइना से दूर हट गए, फिर भी उनको रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद आज नेपाली कांग्रेस वहां पे टेक ओवर कर चुकी है, एंड नेपाली कांग्रेस ने टेक ओवर करने के बाद भारत के साथ रिश्ते सुधारने पे फोकस किया है। यहां तक कि चाइना और नेपाल के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए थे फॉर बीआरआई मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिसके थ्रू चाइना थ्रू नेपाल डायरेक्टली अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ जाने की बात करती है। इट्स अ कनेक्टिविटी रूट टुवर्ड्स यूरोप। नेपाल ने पहले उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हां बोला था। इनफैक्ट नेपाल वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने इस बीआरआई में पार्टिसिपेट करने के लिए हां बोला था। लेकिन अब जब से नेपाली कांग्रेस ने वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म की है, उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे रीथिंकिंग, पुनर्विचार शुरू किया है। उसके पीछे का रीजन यह है कि नेपाल भी पहुंच चुका है, समझ चुका है कि चाइना किस तरह से किसी भी देश को डेट ट्रैप में फंसाती है, किस तरह से ये लोग पहले पैसा देते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, एंड देन वी आर नॉट एबल टू पे दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड लोन, तो किस तरह से आपका देश उनके पास गिरवी रखवा लेते हैं। जैसे श्रीलंका समझ चुकी है, वैसे ही नेपाल समझ चुकी है। अब वो अचानक से समझे है कि हमने उन्हें समझाया है। ये मैं आपकी समझदारी पे छोड़ देता हूं, और आपको जवाब तो मिला ही होगा। उन्हें ये भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। ऑन द टॉप ऑफ इट, कोई भी सरकार तब डर जाती है जब वहां की लोकल जनता उन्हें अपोज करना शुरू करती है। और राइट नाउ नेपाल में जो लोकल पॉपुलेशन है, दे आर स्ट्रांगली रिवोल्टिंग अगेंस्ट बीआरआई। और उस बीआरआई के कोई भी फायदे, कोई भी एडवांटेजेस नेपाल गवर्नमेंट अपनी जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे। हां, यह बात अलग है कि ज्यादा ऑब्जेक्शन लेने वाले जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वो है मधेसीस। नेपाल में एक कम्युनिटी है मधेसीस, विच इज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। और आप बोलोगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं जब मैं ये मधेसीस का नाम लेता हूं। क्या करूं? ये मधेसीस वो है जो इस बीआरआई के लिए बहुत ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। ये मधेसीस वो है जो चाइना नेपाल के बीच के कोई भी एग्रीमेंट्स के लिए बहुत ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। प्रोसेशंस चल रहे हैं, बहुत सारे वहां पे प्रदर्शन चल रहे हैं, यहां तक कि बातें राइट्स तक जा सकती है। और ये मधेसीस ऐसा क्यों कर रहा है और मुझे क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्या करूं? आपकी जानकारी के लिए, मधेसी वो कम्युनिटी है जो भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल के सीमा के बॉर्डर के नजदीक के जो एरियाज है, वहां से जो लोग परंपरागत बहुत सालों से जो नेपाल में जाके बसे हैं, जो वहां पे सेटल हो चुके हैं, जिनके हाथ में नेपाल के मेजर बिजनेसेस है, कहां से ये लोग? एक्चुअली फ्रॉम बिहार, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहां से? गोरखपुर। गोरखपुर कौन सा गोरखपुर? वही गोरखपुर जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। और आदित्यनाथ जी का, योगी जी का बिहार, नेपाल के इस बॉर्डरिंग एरिया के जो मधेसी पॉपुलेशन है, उसमें बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। तो देखो अब कैसे हो चुका है कि अब इतने हद तक बातें जा चुकी है। अभी जस्ट पहले लास्ट वीक नेपाल कांग्रेस का एक डेलीगेशन भारत में आके पंतप्रधान मोदी जी से मिलके भी गया। और अब अचानक से नेपाल
चाइना की पकड़ से बाहर निकलते हुए दिख रहा है, तो चाइना तो फ्रस्ट्रेट हो गई। रीजन नंबर 3। चौथा मेन रीजन, चलो थोड़ा दूर का सफर करते हैं। कब तक सिर्फ एशिया में बैठे रहेंगे, है ना? थोड़ा दूर चलते हैं। अफ्रीका चलेंगे आप? चलो अफ्रीका चलते हैं, वहां पे भी बहुत मजा हो रही है। मेजॉरिटी अफ्रीकन कंट्रीज जो बहुत गरीब है, जिन्होंने चाइना के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, चाइनीज कंपनीज को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके टेलीकॉम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट तक, आज मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आर कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स विद चाइनीज कंपनीज। क्यों? रीजन फिर एक बार वही, सब समझ चुके हैं चाइना का खेल क्या है। और ऊपर से थैंक्स टू भारत की प्रीवियस सरकार, कभी हमने अफ्रीका के ऊपर फोकस ही नहीं किया, लेकिन आज भारत ने अफ्रीका के साथ बहुत प्रोएक्टिव रिश्ते सुधार लिए। और भारत का गुडविल और चाइना का गुडविल, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप बोलोगे हवा में बातें कर रहे हैं, प्रूफ दीजिए। देता हूं ना। पहला प्रूफ, घाना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में फर्स्ट कंट्री घाना, दे हैव कैंसल्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ बीजिंग एवरीवे ट्रैफिक एंड लाइटिंग टेक कंपनी। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट घाना ने कैंसिल कर दिया। Congo is canceling their contracts with Chinese companies. केनिया ने चाइना को बहुत बड़ा झटका दिया। उन्होंने चाइना के साथ किया हुआ 3.2 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड गेज रेलवे कैंसिल कर दिया है। 3.2 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टैंडर्ड गेज रेलवे केनिया ने कैंसिल कर दिया है। 2000 से लेके 2019 तक, फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2019, चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ 1141 लोन एग्रीमेंट साइन किए। कितने? 1141 फ्रॉम 2000 टू 2019। ओके, टोटली कितना लोन दिया गया? इट वॉज अराउंड 153 बिलियन डॉलर्स। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप जाके कहीं से भी ये सब डिटेल्स निकाल सकते हैं। 153 बिलियन डॉलर्स के लोन एग्रीमेंट्स ये चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साइन किए थे। ठीक, लेकिन आज ये अफ्रीकन कंट्रीज पूरी तरह से, जो पहले भी पुअर थे, आज पुअरर बन चुके हैं। किसकी वजह से? थैंक्स टू चाइनीज वायरस इटसेल्फ। वही चाइनीज वायरस जो चाइना से जानबूझ के ट्रांसमिट किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज वही वायरस की वजह से ये अफ्रीकन कंट्रीज बहुत बेकार पोजीशन में पहुंच चुके हैं, उनकी इकोनॉमीज बर्बाद हो चुके हैं। दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देयरफॉर वो लोग इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहे हैं। आप बोलोगे फिर उनके वो कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी? बिकॉज नाउ दे आर गेटिंग द अल्टरनेटिव, क्योंकि अब भारत, यूएई, सऊदी, इजराइल, ये देश और फ्रांस, ये देश इन अफ्रीकन कंट्रीज को ऑल्टरनेट्स दे रहे हैं, एंड ऑल्टरनेट्स आर डेफिनेटली अगेंस्ट चाइना। नतीजा ये हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पे चाइना अपना वर्चस्व बनाना चाहती थी, आज उनके हाथ से छूटते जा रहे हैं। दिस इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लेकिन फ्रस्ट्रेशन सर तब चढ़ता है जब कोई बहुत बड़ा कांड होता है। लेकिन बहुत बड़ा कांड वो होता है जो एक्चुअली किसी के नजर में नहीं आता है।
ये बात कभी मत भूलिए, बहुत बड़ा कांड वो होता है जो किसी के नजर में नहीं आता है। और ऐसा एक बहुत बड़ा कांड एक छोटे से कंट्री में हुआ, अफ्रीका के एक छोटे से कंट्री में हुआ जिसका नाम है गिनिया। गिनिया में जो पहले की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सरकार थी, जिसके प्रेसिडेंट थे अल्फा कॉन्डे। अल्फा कॉन्डे नाम के जो प्रेसिडेंट थे गिनिया की, एक्चुअली ही वॉज अ वेरी करप्ट पर्सन, हाईली करप्ट। और इस करप्शन के चलते उन्होंने चाइना को वहां के बॉक्साइट माइंस नियरली हैंडओवर किए थे। सो चाइना वॉज हैविंग मेजर कंट्रोल ऑन द बॉक्साइट माइंस इन गिनिया। और फिर जस्ट 2 months बैक गिनिया में मिलिट्री रिवोल्ट हुआ। मिलिट्री रिवोल्ट होके जनरल डॉम बाउया उन्होंने उस प्रेसिडेंट को हकाल दिया। राइट नाउ ही इज इन जेल। और मिलिट्री ने गिनिया की सरकार टेक ओवर की। आप बोलोगे मैं उसमें इतना क्यों खुश हो रहा हूं? आफ्टर टेक ओवर द मिलिट्री गवर्नमेंट in Guinea has cancelled all the mining contracts or the mining rights given to China, because उनके हिसाब से ये माइनिंग राइट्स बहुत कम भाव में चाइना को दिए गए थे, जिससे गिनिया की इकोनॉमी को बहुत लॉस हो रहा था। हाँ, प्रॉफिट अकेले उस प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे का हुआ था। मैंने पहले कहा ही वॉज हाईली करप्ट एंड नाउ द मिलिट्री हैज टेकन ओवर। और इस मिलिट्री ने टेक ओवर के बाद ये बॉक्साइट माइन के राइट्स जो चाइना को दिए थे वो कैंसल किए। आप बोलोगे इतना क्यों आप खुश हो रहे हो? खुश भैया मैं इसलिए हो रहा हूं, अगर आपको पता नहीं है तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है। और अब ये बॉक्साइट जो चीपेस्ट रेट पे चाइना को मिलता था गिनिया से, अब वो नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज वाई चाइना के एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की पूरी बर्बादी हो चुकी है। नाउ दे हैव टू टैप अदर सोर्सेस ऑफ बॉक्साइट एंड दैट ऑल्सो एट हायर रेट। चाइना की इकोनॉमी इतनी प्रॉस्पर क्यों हुई थी? बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम था क्यों? क्योंकि मटेरियल्स बहुत सस्ते में अवेलेबल हो रहे थे थ्रू सच पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स, एज वेल एज लेबर बहुत चीप था। करेक्ट? तो ये पहला वार किया गया है उस चाइना के मटेरियल सप्लाई पे। और एक बात आप समझ सकते हो, किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रांग होने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, और इंडस्ट्री के लिए बेसिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लगता है, दैट इज एल्यूमिनियम। चाइना इज अ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम, एज वेल एज चाइना की पूरी इंडस्ट्री ये एल्यूमिनियम सप्लाई पे ही डिपेंडेंट है। और उस पे वार हुआ है थ्रू वन स्मॉल कंट्री कॉल्ड गिनिया। शायद आपने न्यूज में कभी उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन जब गिनिया के इस मिलिट्री कूप का, मिलिट्री टेक ओवर का जब न्यूज मैंने पढ़ी, तो मैंने ऐसे जगह पे पढ़ी कि जो नॉर्मली ऐसी छोटी सी बात को कभी पब्लिश भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने की। तो फिर मैंने डिटेल में जाके पता किया तो पता चला भैया ये तो बहुत बड़ा गेम है। और आप अगर ये सोचते रहोगे कि ये गेम खेला किसने, धन्यवाद हो प्रेसिडेंट ट्रंप भाई साहब का। आपकी जानकारी के लिए, ये जो मिलिट्री जनरल जो आज गिनिया का टेक ओवर करके बैठे हैं, जनरल डॉम बाउया, इन्हें जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब CIA के अंडर ट्रेनिंग दी गई है। दिस जनरल हैज बीन ट्रेन्ड बाय अमेरिकन CIA व्हेन प्रेसिडेंट ट्रंप
was रूलिंग अमेरिका। मैंने इसीलिए कहा 2016 से 2020 ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था पूरी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए। और वो वर्ल्ड ऑर्डर जो 4 लोगों ने चलाई, उन्होंने आगे के फ्यूचर के लिए बहुत बड़े बड़े गेम खेले। और मैंने पहले के भी वीडियोस में बोला था, फिर एक बार बोल रहा हूं, वो 4 लोग जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर पूरी की पूरी चेंज की, प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशिया, पंतप्रधान मोदी जी भारत एंड बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल। बहुत गेम खेले, भले उनके रिजल्ट्स आने को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा जरूर। एंड गिनिया वॉज अ लेटेस्ट एग्जाम्पल। तो ये है चाइना के फ्रस्ट्रेशन के रीजंस। कहां पे? एक्सटर्नल फ्रंट्स पे, करेक्ट। व्हाट अबाउट इंटरनल फ्रंट? इंटरनली चाइना इज टोटली स्क्रूड। चाइना की इकोनॉमी पे बहुत बेकार असर पड़ा है और उसके लिए भी भारत और उसके दोस्त जो कंट्रीज है, जो फ्रेंड्स कंट्रीज है, उनकी डिप्लोमेसी बहुत काम आई है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 जन का मिलकर एक ग्रुप बना क्वाड। ये क्वाड बना था सीधे सीधे चाइना को चैलेंज करने के लिए इन साउथ चाइना सी, जिसके ऊपर वो अपना क्लेम जमाते, इंटरनेशनल वाटर्स पे वो अपना क्लेम जाहिर करते, उसे काउंटर करने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड रूट सेफ रखने के लिए और स्ट्रेटेजिकली चाइना को घेरने के लिए ये क्वाड बना था। विद प्रेसिडेंट ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर ओबे जापान, भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। इन 4 जन के इनिशिएटिव से ये क्वाड बना। अब उस क्वाड के साथ खुन्नस रख के सबसे पहले चाइना ने दुश्मनी मोल ली ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन ने इतने एग्रेसिव मूव्स किए कि स्कॉट मॉरिसन ने चाइनीज एकोमोडेशंस को भी उधर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में एंट्री बंद कर दी, चाइनीज मीडिया की वाट लगा दी। तो ये सब करने के कारण चाइना ने भी बड़े ताव में आके ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बड़ा पंगा ले लिया। और पंगा क्या लिया? उन्होंने अपने पैर पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार दी। और वो क्या की? सो दे बैंड द इंपोर्ट ऑफ कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। चाइनीज इकोनॉमी ये एल्यूमिनियम एंड कोल, ये 2 पे डिपेंडेंट है। एल्यूमिनियम क्योंकि दैट बिकम्स अ बैकबोन किसी भी इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज एक्सपोर्ट्स के लिए, एंड सेकेंड कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। 56% of the electricity supply, electricity generation in China is based on fossil fuel like coal. 56%. Around 19% चाइना में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो बनती है विथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो कोल लगता है, जो क्वालिटी का कोल लगता है, वो कोल भी आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से। सो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल कोल वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही मेन आता था। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो आपको कोल लगता है स्पेशल क्वालिटी, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था। और प्रेसिडेंट झाई भाई साहब अपने आप को इतना बड़ा समझ चुके कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट बंद कर दिया। नुकसान ऑस्ट्रेलिया का नहीं हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरे कस्टमर्स थे, क्योंकि भारत ने भी अपना वहां से सप्लाई बढ़ा दिया। सो वॉट एवर बिजनेस ऑस्ट्रेलिया का चाइना की वजह से गया, उतना भारत ने और बाकी देशों ने उन्हें कॉम्पेंसेट करके दिया। इनफैक्ट आज ऑस्ट्रेलिया में और 9 कोल माइंस को परमिशन दी है। तो मतलब इन शॉर्ट उनके पास कस्टमर्स की कमी नहीं है, उनके पास उतने ऑर्डर्स है कि उनको सप्लाई और बढ़ाना है। लेकिन तकलीफ किसे हुई? चाइना को। कैसे? आज चाइना बहुत बुरी तरह से पावर फेलियर फेस कर रही है और ये हकीकत के पावर कट्स है। जैसे भारत की मीडिया ने पिछले 10 दिन पहले जो तमाशा लगा के रखा था कि बस अभी 4 दिन में पूरे भारत में बिजली गायब हो जाएगी क्योंकि मोदी सरकार ने कोल नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ब्ला 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 ब्ला, आज तक रुका हूं। 10 दिन से उनके 4 दिन आज तक खत्म नहीं हुए। हां, लेकिन चाइना की बात करोगे, उनके ये 10 दिन 20 दिन पहले ही शुरू हो चुके हैं।
चाइना में राइट नाउ ट्रिमेंडस पावर शॉर्टेज है। इतना पावर शॉर्टेज है कि बिकॉज ऑफ दैट उनके इंडस्ट्रीज बंद पड़े हैं। चाइना के 3 मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स है, प्रोविंसेस है, राज्य है। एक है जियांगसू, दूसरा है झेजियांग और तीसरा है गुआंगडोंग। ये 3 राज्यों में मिलके चाइना के इकोनॉमी का 1/3 शेयर आता है, 33.33 रिकरिंग परसेंट है। 1/3 चाइनीज इकोनॉमी ये 3 राज्यों पे डिपेंडेंट है जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड जोन है। ठीक है। आज जियांगसू के स्टील प्लांट्स बंद पड़े हैं। आज जेजियांग के 160 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग बंद पड़े हैं। हालत यहां तक है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन एंड टेस्ला उन्होंने अपना प्रोडक्शन 50% पे लेके आए हैं। मतलब 50% प्रोडक्शन कट हो रहा है। डेली ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स पावर सप्लाई फेल्यूर है। डेली 8 to 10 आवर्स आप इमेजिन कर सकते हैं उसके वजह से आपके इंडस्ट्रियल आउटपुट पे कितना असर पड़ेगा। प्रोडक्शन हैज कम डाउन ट्रिमेंडसली। यहां तक कि इवन फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स तक बंद पड़ने की नौबत आई है। एंड इनफैक्ट ऑलरेडी अराउंड 30% फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स भी बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से नाउ चाइना इज फेसिंग अक्यूट फूड शॉर्टेज। ऊपर से थोड़ी बहुत मेहरबानी नेचर ने की, मस्त मजा लेके जो फ्लड्स चाइना में आए हैं उसकी वजह से जो कुछ भी एग्रीकल्चर है दैट इज बैडली अफेक्टेड। प्लस ऊपर से ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स बंद पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ पावर फेल्यूर। लोगों के पास विंटर सीजन चालू हुआ है एंड चाइना में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुत हार्श विंटर होता है, बहुत कड़ी सर्दी होती है और वहां पे हीटर चलाए जाते हैं। लेकिन 10-10, 12-12 घंटे के पावर फेल्यूर की वजह से लोग ठंडी में कांप रहे हैं लेकिन हीटर नहीं चला पा रहे हैं। और जो बाकी टाइम बिजली आती है तो चाइनीज गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल के रखी है कि हीटर मत चलाइए बिकॉज वी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना छोड़ के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। बहुत से एमएनसीज या तो भारत आ रहे हैं या तो वियतनाम जा रहे हैं और कई लोगों ने तो कई एमएनसीज ने वहां से शिफ्ट करके प्रोडक्शन यहां पे भारत में और वियतनाम में शुरू भी कर दिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बेकार हालत में है। व्हाई? बिकॉज उसके लिए जो आपको चिप्स लगते हैं वो चिप्स ताइवान के साथ पंगा लेने की वजह से ताइवान के साथ भी चाइना के रिलेशंस राइट नाउ बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां से चिप्स का सप्लाई शॉर्ट हो रहा है। ऊपर से चाइनीज वायरस ने ही चाइना ने ही फैलाया, अब वही पे कर रहे हैं उसके लिए। उस चाइनीज वायरस की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स ये कंप्लीटली अफेक्टेड है, दे आर बैडली अफेक्टेड। तो इसलिए ना ताइवान से चिप्स आ रहे ना बाहर से आ रहे, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन है। एल्यूमिनियम एज आई सेड पहले ही बहुत प्रोडक्शन कम हो चुका है और एल्यूमिनियम स्टील का अगर प्रोडक्शन कम होता है तो उसका पहला इफेक्ट किस पे पड़ता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपने सुना रहेगा द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ चाइना एवरग्रैंड आज बैंकरप्सी के लेवल पे है। उन्होंने जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन उठाया है, उनके जो बॉन्ड्स है जिनका रीपेमेंट ड्यू था ऑलरेडी वो 2 बॉन्ड्स का और उनके इंटरेस्ट का डिफॉल्ट कर चुके हैं। दैट मीन्स दे हैव नॉट बीन एबल टू रीपे दीज पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम। अब तीसरी बार जब उनका डिफॉल्ट होगा, जो ड्यू है अभी एनी टाइम विद इन अ वीक, जब वो डिफॉल्ट होगा तो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से यहां के शेयर्स डीलिस्ट होने तक बात जाएगी।
और एवरग्रांड इज द जायंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन चाइना। और जब एक जायंट के बिजनेस पे असर पड़ता है तो साथ में कितने सारे कनेक्टेड एमएसएमई, दैट इज मिड, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये इंटरप्राइजेस पे कितना असर पड़ता है आप समझ सकते हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये पहले इंडिकेशन देते हैं कि आपकी इकोनॉमी कहां जा रही है। और चाइना की इकोनॉमी 40% ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, 40%। और आज उनमें से जो मेजर स्टेक होल्डर है, 60% जो स्टेक होल्डर है एवरग्रांड, वो बैंकरप्सी के लेवल पे आ चुका है। चाइना में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंटरनली इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चाइना एक साल में बैंकरप्ट हो जाएगा, नहीं, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। चाइना ने अपनी इकोनॉमी इस लेवल तक बढ़ा के रखी है कि उसे बर्बाद होने के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। जिस आईएमएफ के, जिस वर्ल्ड बैंक के जो फोरकास्ट रहते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, जो चाइना मैन्युपुलेट करके झूठे रिपोर्ट उनसे छपवाती थी, यह भी मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बोला था, आज उस आईएमएफ को भी चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट ये भारत से कम करना पड़ा है। तो वही चाइनीज वायरस पैंडेमिक जिसकी वजह से चाइना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद करके अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करना चाहा, आज भगवान की दया से और उनकी खुद की करतूतों से पासा पलट चुका है। आज भारत की इकोनॉमी कई गुना ज्यादा बढ़ रही है और चाइना की इकोनॉमी श्रिंक होते जा रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस और खुद की इकोनॉमिक स्टेट, ये दोनों में बहुत क्रैक्स जा चुके हैं। चाइनीज जनता त्रस्त है, गुस्से में है, नो डाउट कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे कोई प्रोटेस्ट निकालने का भी किसी को अधिकार नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोगों में गुस्सा नहीं होता। और जब ऐसा दबाया हुआ गुस्सा जब कभी बाहर निकलता है तो वो गुस्सा नहीं बाहर निकलता है, वो एक लावा बाहर निकलता है। और उस लावा की वजह से जब वोल्केनो फटता है तो लावा की वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है और कितने भले भले रूलर्स उसमें बर्बाद हो सकते हैं, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा रहेगा। ये सब होने को टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुरंत होगा, टाइम है, बट शुरुआत हो चुकी है। द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ चाइना हैड स्टार्टेड, मार्क माय वर्ड्स, द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ चाइना एंड इट्स कम्युनिज्म हैड स्टार्टेड। चाइना के अंत की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे वक्त पे एक आर्ट ऑफ वॉर, एक किसी चाइनीज सो कॉल्ड पंडित ने, मिलिट्री जनरल ने आर्ट ऑफ वॉर करके कुछ बुक लिखी थी। और उस बुक में यह लिखा गया है कि जब देश को बहुत सारी मुश्किलें हो और लोग भी आपका साथ न दे रहे हो, जब लोग भी आपके खिलाफ हो, तो अपना फेल्यूर छुपाने के लिए बॉर्डर पे हलचल मचाओ, नेशनलिस्ट फीलिंग जगाओ, ताकि लोग ये प्रॉब्लम्स भूल जाए और देश के नाम पे गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे। ऐसी बकवास बात उस आर्ट ऑफ वॉर में लिखी है एंड प्रेसिडेंट ज़ाई एग्जैक्टली वही कर रहा है। आज वो ताइवान को धमकियां दे रहा है ताकि अपना खुद का फेल्यूर वो छुपा सके और अगर जरूरत पड़े तो चाइना के लोगों को इकट्ठा खड़ा कर सके वॉर के नाम पे। और वही हथकंडा वो अपना रहा है भारत के साथ इन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। उधर के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रेसिडेंट ज़ाई
ये वॉर क्राई दे रहा है। उनका ग्लोबल माउथपीस ग्लोबल टाइम्स रोज उठ के भारत को धमकियां दे रहा है। अरे दो, जो धमकियां देनी है दो, लेकिन एक बात याद रखना, आज का वॉर ये सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशन पे नहीं लड़ा जाता, इकोनॉमी पे लड़ा जाता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे लड़ा जाता है। चाइना की एक गीदड़ धमकियां है और भारत ना गीदड़ धमकियों से डरने वाला है ना किसी हकीकत से। भारत ने अपने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। अरुणाचल प्रदेश में अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन का जितना अपना डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वो बढ़ चुका है। तिबेट में ऑलरेडी अपने फोर्सेस डिप्लॉयड है। दिसंबर 2021 तक अपने पास S-400 द लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी रशिया से पहुंच रही है। राफेल आ चुके हैं, सब कुछ रेडी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रेडी है। यूएस का बाइडेन कितना भी नौटंकी करने की कोशिश करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इनफैक्ट अब स्टेज इस वक्त तक आ चुकी है कि वो चाइना को ओपनली सपोर्ट भी नहीं कर सकता, भले उसके और उसके बेटे के चाइना में कितने भी पैसे अटके पड़े हो, लेकिन फिर भी अब इस वक्त वो चाइना को ओपनली सपोर्ट भी नहीं कर सकता। और ये प्रेसिडेंट झाई अच्छी तरह से जानते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट चाइना का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, भारत के बॉर्डर पे दिख रहा है, ताइवान के साथ दिख रहा है, ओवरऑल पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। होने दो फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप कि जब आदमी मिस्टेक करना शुरू करता है। और आर्ट ऑफ वॉर गया भाड़ में। हम तो बिलीव करते हैं चाणक्य नीति में, और चाणक्य ऐसे 10 आर्ट ऑफ वॉर का बाप था। और उन आचार्य चाणक्य जी ने एक ही चीज बोली है जो मोदी जी और अपनी आज की सरकार बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती है, और वो है नेवर डिस्टर्ब योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग मिस्टेक। वो कहते हैं कि अगर सपोज इंटरनली प्रॉब्लम हो तो ध्यान भटकाने के लिए लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाओ, वॉर करो या वॉर का सिचुएशन तैयार करो, ताकि लोगों का ध्यान अपने प्रॉब्लम से हटके देशभक्ति में जाए। हम कहते हैं करो, बिकॉज वी बिलीव इन वन थिंग, दैट इज नेवर डिस्टर्ब योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग मिस्टेक। आचार्य चाणक्य जी के बोले, कभी भी अपने दुश्मन को जब वो गलतियां कर रहा है तब डिस्टर्ब मत करो, उसे मन लगा के गलतियां करने दो, क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है यही आपके हार की शुरुआत होती है। आज का विषय इतना ही था। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।